अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो कि हमेशा वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से की जाती है जब बजट अगले माली साल का पेश किया जाता है। काफ़ी तुंद तेज़ सवालात का सामना करना पड़ा इसाक डार साहब को, कई पे वो नाराज़ भी नज़र आए और कई कि उन्होंने जवाबात भी देने की कोशिश की। बहरहाल जो बड़ी बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, प्लान बी सबके सामने वो डिस्कस नहीं कर सकते। ये भी कहा कि मईशत को इस्तेहकाम दे दिया है, अब तरक्की की तरफ जाना है और अगर PSDP पर सही तौर पर अमल किया जाएगा तो यकीनन जो शराय नमो का हदफ है वो हासिल कर लेंगे। बहरहाल इस पर कई किस्म की माहिरीन की राय आरा जो है वो कल से सामने आ रही हैं। कुछ ये समझते हैं कि बजट रियलिस्टिक फिगर्स जो है वो प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, कई समझते हैं कि पैसा ही नहीं है तो कहाँ से ये तमाम अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। कई कहते हैं ये IMF फ्रेंडली बजट है और कई कहते हैं कि इस सब के बावजूद भी ये वो बजट नहीं जो कंसिस्टेंट हो विद द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स। एक रिव्यू जिसकी बड़ा देर से इंतज़ार है कि अब एक ही रिव्यू किया जा सकता है IMF के साथ जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम का था 30 जून से पहले, क्या वो मुमकिन हो पाएगा या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल एक कमेटी भी तश्कील की जा रही है जो कि आज इसाक डार साहब ने कहा जो तमाम ताजरों और सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो भी इन बजट प्रपोजल्स में दूर करके और उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश भी की जाएगी। आज इसी हवाले से बात कर लेते हैं कि पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज की इसाक डार साहब ने, उसमें कई बातें भी उन्होंने कही। जो अहदाफ हैं वो किस हद तक वो हासिल करने में कामयाब होंगे, क्या डेट रीस्ट्रक्चरिंग होगी या नहीं। वी हैव विद अस शहबाज राना साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और मेरे ख्याल से आजकल इसाक डार साहब जब वो इकोनॉमिक सर्वे रिवील कर रहे थे तब भी और आज भी काफ़ी जिक्र किया उन्होंने राना साहब का। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राना साहब, लगता है कि आपके जिक्र के बगैर जो है वो डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब पूरी नहीं होती, बल्कि वो बार बार कहते हैं अगर राना साहब को बुरा ना लगे। नहीं, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये डार साहब बीइंग ह्यूमन बीइंग तो एक बहुत अच्छे इंसान है। वो जब भी मिलते हैं बड़ी खुश अखलाकी से मिलते हैं और हमारा चूंकि उनके साथ एक वास्ता रहता है, हम डे टू डे उनको कवर करते हैं, राइट। तो एक पर्सनल आपका एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो जाता है, तो उसी के वो रिगार्ड, बाकी ऑफिशियली वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना कर रहे हैं। चलें, अब वो उनका जो ऑफिशियल काम है उस पर बात कर लेते हैं। जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम तर चीज़ें कही, आप समझते हैं इस बजट को देखने के बाद, इसके खदोखाल देखने के बाद, कि ये वाकई वो बजट है जो कंसिस्टेंट है विद द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव और अब कम से कम जो है जो एक रिव्यू किया जा सकता है 30 जून को, 30 जून से पहले, इसमें अब कोई प्रॉब्लम हायल नहीं है? देखिए, IMF का जो अभी प्रोग्राम है, अगर उसके आप डॉक्यूमेंट्स को उठा के देख लें जो पब्लिकली अवेलेबल है वज़ारत ख़ज़ाना की वेबसाइट पे, IMF की वेबसाइट के ऊपर, उसके अंदर एक कंडीशन है जो कि जिसको हम बोलते हैं परमानेंट कंडीशन, वो कॉन्टीन्यूअस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। वो ये है कि किसी भी किस्म की जो एमनेस्टी स्कीम है वो प्रोग्राम के पीरियड में नहीं दी जा सकती। तो डार साहब ने तो कल एक बाकायदा एमनेस्टी उन्होंने अनाउंस कर दी है कि अगर $1 लाख तक आपके पास मौजूद है, बाहर से लाइए, आपसे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। ऑल्दो इस चीज़ को ना डिफेंड करने की कोशिश की कि नहीं ये कोई नई चीज़ नहीं है, माजी में भी ये रहा है, बिल्कुल माजी में भी रहा, लेकिन माजी में रुपए की वैल्यू में ये चीज़ होती थी कि आपका अगर 1 करोड़ रुपए तक जो बाहर से आप अनडिस्क्लोज मनी ला सकते हैं। हम उस वक्त भी कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग कानूनी है, जायज़ है, क्योंकि जब तक जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसका सेक्शन 111(4) मौजूद है जिसके तहत ही अभी ये एमनेस्टी दी गई है, तो तब तक तो मनी लॉन्ड्रिंग जायज़ है पाकिस्तान में। तो यही चीज़ अगर आप सामने रखें तो मेरा ख्याल का इस एक बात की वजह से ही आपका जो नॉर्मल रिव्यू शायद मुकम्मल है, बाकी चीज़ें तो बहुत बाद में आती हैं। एक इन्होंने जो कैश विड्रॉल के ऊपर 0.6% टैक्स भी लगा दिया है अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा की आप ट्रांजेक्शन करते हैं बाय नॉन फाइलर्स। तो ये वाली भी जो टैक्स है इसको वर्ल्ड बैंक ने भी अपोज किया था फरवरी में, IMF ने भी किया था, क्योंकि उस वक्त भी डार साहब ये करना चाह रहे थे जब ये मिनी बजट लेके आए थे, तब ये नहीं कर सके थे। इसी किस्म की कुछ और चीज़ें हैं, कई सेक्टर्स को इन्होंने रिलीफ दिया है, कुछ को रिलीफ देना बनता था, जायज़ था, लेकिन जैसे अब ताजर हैं, ताजरों को मजीद इन्होंने रिलैक्स कर दिया है, बिल्डर्स को और ज़्यादा कंसेशन दे दिए इन्होंने, बाकी सेक्टर्स भी किया है। तो ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा बजट दिया गया है जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम जो है वो हो जाएगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से कुछ टिल्ट ज़रूर है इसमें टुवर्ड्स इलेक्शन, यानी एक प्रो इलेक्शन टिल्ट आपको नज़र आती है? जी डेफिनेटली बहुत बड़ा एक टिल्ट जो है वो इलेक्शंस की तरफ है।
तकरीबन 10 से 11 सेक्टर्स हैं जिनको इन्होंने रिलीफ देने की कोशिश की है। उसके साथ ही 80 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज अनाउंस किया है इन्होंने। 90 अरब रुपए पार्लियामेंटेरियंस के लिए रखे हैं। 50 अरब रुपए सूबाई स्कीमों के लिए रखे हैं जो वफाक का काम नहीं है। मैं आपको इस तरह के कई ऐसे इकदाम गिनवा सकता हूँ जिससे ये लगता है कि ये इलेक्शन का बजट है। फिर आप देखिए, अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपको कारोबार शुरू करते हैं और आपके जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है, अगर आपने 100 रुपये टैक्स देना है तो आपसे 50 रुपये टैक्स लिया जाएगा। ये उम्र के मुताबिक तो इनकम टैक्स डिटर्मिन नहीं होता ना। अगेन जो पीटीआई का एक स्ट्रॉन्ग वो उनकी एक बेस है यंग पॉपुलेशन में, उसको टारगेट करने की कोशिश की गई। इस तरह की और भी स्कीमें हैं। तो ये डेफिनेटली एक ये इलेक्शन बजट ही हुकूमत ने दिया है। अच्छा शहबाज, एक चीज़ और भी है, बहुत से माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे फिगर्स जिनको आप लोग अपनी ज़बान में फज्ड फिगर्स कहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अनरियलिस्टिक है, ये अहदाफ हासिल ही नहीं कर सकते। जब पैसा ही नहीं है तो आप क्या एलोकेट करके दिखा रहे हैं? देखिए, इस स्टेज के ऊपर मैं इनको फर्स्ट फिगर्स तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ जो हुई हो और उन्होंने कम दिखाई हो। हाँ, ये ज़रूर है कि जो तखमीने इन्होंने लगाए हैं वो जो महसूलात का तखमीना है वो मुझे नहीं लग रहा कि ये 9,200 अरब रुपये पूरा कवर कर पाएंगे। ऑल्दो अगर FBR में एफिशिएंसी हो तो ये कोई बड़ा हदफ नहीं हासिल हो सकता है। जो इस वक्त FBR की कैपेसिटी है उसमें 9,200 अरब रुपये मुश्किल लगता है, और FBR ने खुद कहा है कि वो 8,600 अरब रुपये से ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकता। इसके साथ ही जो कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी है वो इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ 7,303 अरब रुपया रखा हुआ है। IMF के ख्याल में ये कम से कम 7,900 अरब रुपया होगा। जो सब्सिडीज़ का इन्होंने कुछ 1074 अरब रुपया रखा हुआ है, वो इनके अपने तखमीनों से कम है। जो ग्रांट्स में इन्होंने कोई रखे हैं पैसे कुछ 1463 अरब रुपया, वो खुद इनके अपने तखमीनों से कम है। तो एट द एंड ऑफ द डे जितना ये बजट डेफिसिट दिखा रहे हैं 7,600 अरब, जो पहले ही एक हाईएस्ट एवर जो है बजट डेफिसिट का इन्होंने तखमीना रखा है, इससे कहीं ज़्यादा बजट का खसारा होगा जब ये माली साल अगला कंप्लीट होगा। तो नंबर्स आर नॉट रियलिस्टिक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा, तो शहबाज जैसे आपने कहा ना कि FBR के हवाले से 8,600 खुद FBR कह चुका है कि वो इससे ज़्यादा इकट्ठा ही नहीं कर सकता, और आज इस पर जब सवाल भी हुआ था तो डार साहब ने फ़ौरन कहा कि आप कोई ठेकेदार ला दें जो 12,000 अरब जो है जमा करके दिखा दे। तो इससे एक तासुर ये मिलता है कि जैसे मौजूदा हुकूमत भी टैक्स नेट को ना तो बढ़ाने पर काम कर सकती है, ना करना चाहती है। जो टैक्स रिफॉर्म्स हम कहते हैं वो कभी नहीं इस मुल्क में आएंगे। आप विद होल्डिंग टैक्सेस लगाते चले जाएं, यानी कि आप उनको टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, बस विद होल्डिंग टैक्स लगाकर, जैसे होता है ना, आपने वो कहते हैं गोंगलों पे से मिट्टी झाड़ देने वाली बात है। देखिए, वो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक सहाफ़ी उन्होंने सवाल किया तो उसका डार सा बुरा मना गए। बीइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर उनका राइट बनता है को FBR को डिफेंड करें, लेकिन हम सहाफ़ियों से पहले ख़ुद प्राइम मिनिस्टर को देख लें वो क्या कह रहे हो। ये बात फिर जब मैंने क्वेश्चन किया तो मैंने डार साहब को ये चीज़ हम्बली उनको मैंने रिमाइंड भी करवाई। देखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की व्यूज़ हैं चेयरमैन FBR के बारे में, उन्होंने पब्लिकली एक्सप्रेस किए हुए हैं कि वो उनकी कारकर्दगी से बिल्कुल खुश नहीं है। इसी तरीके से जो उनकी क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं उसमें भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो काफ़ी नाखुश हैं FBR की कारकर्दगी से। तो ये अगर ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, अगर वो खुश नहीं है तो मैं और आप तो बहुत पीछे रह जाते हैं ना। हम तो फिर उनके क्रिटिक्स में आते हैं। जिन्होंने गवर्नमेंट चलानी है वही नहीं चेयरमैन FBR से खुश। तो अगर सहाफ़ी सवाल करता है उसका तो राइट है, वो जो चीज़ें देख रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, कोई रिफॉर्म्स इस्लाहात की तरफ तवज्जो ही नहीं है इनकी। ये इन्होंने एक बिल्कुल ईजी मनी आ रही है, 70% इनकम टैक्स का इनको मिल जाता है विद होल्डिंग टैक्सेस से। इंपोर्ट्स के ऊपर पहले इनको 52% मिलता था टोटल टैक्स कलेक्शन का, अब चूंकि इंपोर्ट्स आपकी कम हो गए तो अभी भी 42% टोटल टैक्स कलेक्शन का इंपोर्ट के ऊपर हो रहा है। तो इजी पैसा आ रहा है, ठीक है। डार साहब का ये कहना है जी कि अगर हम FBR को बंद कर देते हैं तो इजी पैसा भी नहीं आएगा, ये बात उनकी ठीक है। बट फिर ये जरूर कर लें कि अभी जो 22,000 लोग इन्होंने रखे हैं वो 22,000 लोगों को फारिग करें, उसमें से कोई 2-4 हज़ार बंदे रखें। उसमें भी आपको कोई बहुत हाई एक्सपर्ट्स नहीं चाहिए, आप उनको बैठाएं कंप्यूटर्स के ऊपर, कुछ एक आप अपनी मॉनिटरिंग फोर्स बना दें, कुछ इन्फोर्समेंट की फोर्स बना के वहाँ से 2-4 हज़ार लोगों से काम चला लें। क्या फ़ायदा फिर 22,000 लोगों को रखने का और इतना बड़ा बजट उनको एलोकेट करने का। अच्छा, और आज वो ये भी था कि FBR ने 200 अरब के नए टैक्सेस जो हैं वो आयद किए हैं। तो हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा शहबाज, ये एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर है? जी, ज़्यादातर तो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर ही है। जैसे कि इन्होंने जो सुपर टैक्स है उसका दायरा कार बढ़ा दिया है, वो काफ़ी वसी कर दिया है, वहाँ से आपको मेजर पैसा इनको मिलेगा। बोनस शेयर जो है, जो कंपनी बोनस शेयर इशू करती है उसके ऊपर टैक्स लगाया, अगेन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं। फिर इसी तरीके से इन्होंने
एक और विंडफॉल टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया है, वो डेफिनेटली एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स होंगे, उसी के ऊपर लगेगा। एक दो ऐसे टैक्स हैं जो आप कह सकते हैं एग्जिस्टिंग के ऊपर नहीं, जिसमें कैश विड्रॉल्स के ऊपर, ये नॉन फाइलर्स के ऊपर है। बाकी उनके जो टैक्स बीएस है वो ज़्यादातर एग्जिस्टिंग के ऊपर है। अब क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आप जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, आपके एसेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। आप और मैं को बाहर से गाड़ी तो नहीं मंगवा रहे ना, आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आप क्या पे कर रहे हैं बाहर, किसी की आपने कोई आपकी इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन फ़ी है, कोई आपका न्यूज़पेपर की सब्सक्रिप्शन फ़ी है, किसी आपकी इंटरनेट या एजुकेशन से रिलेटेड आपने सब्सक्रिप्शन ली उसकी फ़ी है, उसके ऊपर 5% से 10% टैक्स लगा दिया है। तो इस तरह के जो इक़दाम होते हैं वो जो इनफॉर्मल इकॉनमी है उसको इनकरेज करते हैं, फॉर्मल इकॉनमी को डिस्करेज करते हैं, और टैक्स बेस हमेशा नैरो रहती है और नैरो ही रहेगी, और इनके जो नंबर्स हैं वो भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। अभी जो रेवेन्यू एंड रिफॉर्म मोबिलाइजेशन कमीशन है उसकी जो रिपोर्ट है वो तो जो एफबीआर उसके मुंह पे एक तमाचा है। उस रिपोर्ट के मुताबिक कोई आपके 3.5% आपके जो टैक्स पेयर्स हैं वो आपका कुल टैक्सेस का मेरा ख्याल शायद वो 75% वो पे कर रहे हैं। तो अगर 3.5% जो टैक्स पेयर हैं, जो फाइलर्स हैं, वही आपका अगर वो 75% टैक्स दे रहे हैं तो फिर एफबीआर की हमें क्या ज़रूरत है? ये तो बात आपने सही कही ना कि फिर 2-4 हज़ार लोगों से चला लेना चाहिए कि जब ऐसा ही करना है, इतने सारे लोगों का क्या फ़ायदा। आपने डेट रीस्ट्रक्चरिंग का सवाल किया था, आई वाज लिसनिंग टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज, तो ये डेट रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से डार साहब क्या सोचे बैठे हैं या मौजूदा हुकूमत क्या सोचे बैठी है? देखिए, ऐसे एज लेट एज 27 मई वजारत ख़जाना बिल्कुल डेट रिस्ट्रक्चरिंग के हक में नहीं थी, और उस वक्त उन्होंने एक बड़ा रिबटल दिया था। हमारे जो एक नॉन इकोनॉमिस्ट आतिफ मियाँ, उन्होंने जिस किस्म की जब सजेशन दी कि पाकिस्तान को डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर लेनी चाहिए, तो उस चीज़ का बुरा मनाया था वजारत ख़जाना ने और एक रिबट किया उसको। तो अभी जो इसहाक डार साहब की जो स्टेटमेंट आई है, जिसको मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि मैं तो पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को डेट रिस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए, जो इसके हालात हो गए। उन्होंने कहा जी हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं लेकिन सिर्फ बायलैटरल क्रेडिटर्स के साथ, मतलब बायलैटरल में आपके जो मेजर क्रेडिटर्स हैं उसमें आपके चाइना है जिसका आपने ज़्यादा पैसे देने और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी चाइना से ही है, तो फिर चाइना से ही हम बात कर रहे हैं ना, चाइना के अलावा और कौन है बायलैटरल क्रेडिटर। दूसरी बात जो उन्होंने कही, जिसको अभी वो मानने को तैयार है, और मैं ये बात फिर एम्फेसाइज कर रहा हूँ और काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, कि डोमेस्टिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी हुकूमत पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। डार साहब से मैंने ये रिक्वेस्ट की कि आप इसको भी क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, मेरा सवाल उनसे ये था। तो उन्होंने कहा जी कि ये टाइम नहीं है कि हम डोमेस्टिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाए, और हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मेरा व्यू उससे मुख्तलिफ है। मेरा व्यू ये है कि 7,303 अरब रुपया जो उन्होंने कर्जों के ऊपर सिर्फ सूद की अदायगी के लिए रखा हुआ है, उसमें 88% 88% जो सूद है वो डोमेस्टिक बैंक्स का, डोमेस्टिक जो लोन्स लिए हुए हैं उसके ऊपर जा रहा है। तो एक्सटर्नल का तो आपको इसलिए चाहिए ना कि आपकी रीपेमेंट्स की नीड बहुत ज़्यादा, डोमेस्टिक की डेट रिस्ट्रक्चरिंग आपको इसलिए चाहिए कि वहाँ से आपके लिए जो स्पेस क्रिएट होगी वो स्पेस आप किसी और प्रोडक्टिव काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, और मजीद कर्जे लेकर कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी नहीं आप करेंगे, वो पैसा आपके लिए बचेगा। तो मेरा ख्याल इनको इवेंचुअली डोमेस्टिक की तरफ भी जाना पड़ेगा, अगर इस कर्जे की जो दलदल में फंस चुके हैं उसकी तरफ से उसमें से ये निकलना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त होता है, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जुबैर मोतीवाला साहब, शहबाज राना भी हमारे साथ होंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। जुबैर मोतीवाला साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, बिजनेसमैन ग्रुप से। थैंक यू सो मच। जुबैर मोतीवाला साहब, ये फरमाइएगा, आपकी भी ज़रा हम इनिशियल कमेंट्स लेना चाहेंगे कि आज जब पोस्ट बजट में कहूँगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डार साहब ने की है, उन्होंने कहा एक कमेटी भी तश्कील देंगे जो सनतकारों के, ताजरों के जो मसाइल है वो उनको भी सुनेंगे और कुछ चीज़ों को जो भी उनके प्रपोजल्स हैं वो इनकोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सब लोगों से तो काफ़ी मुलाकातें रही हैं, यही डार साहब बताते हैं कि हर जगह वो जाकर मिले भी हैं, चेंबर्स में भी गए हैं। ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि ये किस किस्म का बजट है आप लोगों के लिए? देखें अगर आप बजट को देखें तो जैसे अभी बात कर रहे थे, तो उसमें जाहिर है कि अगर आप ये तो डेफिसिट बजट है, पाकिस्तान में सक्सेसिव डेफिसिट बजट्स आते रहे और बोरोइंग पे इंहिसार रहा है। इस दफा भी जो बजट आया इसका मतलब आप 7,000 बिलियन की आप बात कर रहे हैं बोरोइंग होगी, तो मतलब आप बजट को तो आप देख लेना। लेकिन अगर इसको हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसमें काफी जो है ना बेहतरी के चीजें भी हैं। उन्होंने जो है जैसे मिसाल के तौर पर आपने जो उन्होंने आपका जो
स्पेस के ऊपर जो मामला था वो कर दिया, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स के ऊपर जो उन्होंने फर्क था उसको निकाल दिया, आरडी निकाल दी, रॉ मटेरियल के ऊपर से कहीं पे कस्टम ड्यूटियां कम की हैं। इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो कम होगा। जो 4-5 और एक और जो काम किया है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कि वो काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे, एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, उसकी क्वार्टरली मीटिंग उसकी होगी। ये देखिए ये सारी बातें हैं। और जहां तक कि इंटरनल डेट की स्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे थे, तो कौन हिट लेगा? बैंकें खत्म हो जाएंगी। अगर आप हेयर कट लेंगे बैंकों से तो बैंक के 14 बिलियन हैं आपके पास, 7 बिलियन 21 बिलियन स्टेट बैंक के उनके पास हैं। अल्टीमेटली तो हेयर कट स्टेट बैंक का होगा, इसका मतलब स्टेट का होगा। रिस्ट्रक्चरिंग अगर आप इंटरनल डेट की करते हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, आप रोल ओवर ही कर सकते हैं। इस वक्त तो ये पोजीशन नहीं है। आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं, होम रेमिटेंसेस बढ़ा के आप अपने ट्रेड डेफिसिट को नैरो डाउन करें आहिस्ता आहिस्ता, और ये 1-2 साल के अंदर भी हो सकता है, अभी तो नहीं हो सकता। और आपके एसेंशियल इतने हैं, अभी क्या हो सकता है वो मैं अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं। अभी ये हो सकता है, देखें कि जहां ब्लीडिंग हो रही है हमारी, उसको हम रोकें। अच्छा, इसका सवाल ये, ब्लीडिंग कितनी हो रही है? 7,000 में से मैं समझता हूँ 3,000 की ब्लीडिंग हो रही है। 3,000 की ब्लीडिंग इस तरह से हो रही है कि 1,300 बिलियन जो है वो हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को सिर्फ खड़ा करने के लिए, उनका नुकसान पूरा करने के लिए हम हर साल देते हैं हार्ड एंड टैक्स मनी। अब वो 1,300 अरब रुपए आप वहां देते हैं, 1,700 अरब का तकरीबन आपका सर्कुलर डेट हो गया। ये दो चीजें मिला के 3 ट्रिलियन हो जाते हैं। अगर आप 3 ट्रिलियन निकाल दें, या जो आप 9,200 का जो आपने टारगेट रखा है उसमें 3 बिलियन को अगर देने वाले हिस्से में से निकाल दें, इट विल बी अ वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। ये क्यों नहीं करते? कल भी कहा करना ये चाहिए कि प्राइवेटाइज करना चाहिए, फौरी तौर पर करना चाहिए। और उसको जब करेंगे तो आप जो है ना, आपको जो ये जो ब्लीडिंग हो रही है, मतलब आज अगर आपने कोई फैक्ट्री को या कोई एयरलाइन को या दिया आपने, तो दूसरे दिन से आपकी वो क्लॉक रुक जाएगी। फिर वो आदमी जो चलाएगा, और प्राइवेट सेक्टर ने प्रूव किया है हमेशा जब उन्होंने कोई चीज ली है तो वो चली है, और उसके बाद जो उन्होंने नफा और ये वो बड़े स्टेप्स हैं जिनका कि सब जिक्र करते हैं। जुबैर मोतीवाला साहब, आपने क्योंकि इंटरनल जो डोमेस्टिक डेट की रीस्ट्रक्चरिंग की बात की, इंटरनल डेट्स की, कि वो अभी फिलहाल नहीं हो सकता, मैं इसी पर एक सवाल शहबाज आपसे पूछना चाहूंगी। कमर्शियल लोन्स की आप जब डेट रीस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश करते हैं, हाउ डू यू सेव? फिर आपको आपको डिफॉल्ट से भी बचाना है। चले जो फ्रेंडली कंट्रीज हो गई, जो वो वाले बायलैटरल्स हो गए, उनको तो फिर भी आप कर सकते हैं। What about the commercial loans? जो इस वक्त जो फॉरेन कमर्शियल लोन्स जो हैं वो इस वक्त सिर्फ चाइना से हैं। जो नॉन चाइना फॉरेन कमर्शियल लोन्स थे वो हमने वापस कर दिए थे। गल्फ कंट्रीज थी, कुछ यूरोपियन बैंक्स थी, तो वो तो हम वापस कर चुके हैं। अब जो चाइना का भी एक मेजर पोर्शन है, उसमें 3 किस्म का चाइना का डेट है पाकिस्तान का। एक बायलैटरल चाइना है, एक चाइना कमर्शियल, और एक चाइना सेफ डिपॉजिट है। जो उनकी जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने पाकिस्तान को कर्जा एक्सटेंड किया हुआ है, तो ये तो इनको करना पड़ेगा। और जहाँ तक डोमेस्टिक बैंक्स की बात है, देखिए ये हमें सोच लेना चाहिए कि आखिर कब तक हम चंद बैंकों को पालते रहेंगे। और उसके लिए आप जितना भी आप एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, 200 अरब रुपए का इन्होंने इजाफी टैक्स लगाने का इनका दावा है। मेरे ख्याल में नंबर इससे कहीं ज्यादा है। अच्छा। मैं मान भी लूं ये 200 अरब रुपए का टैक्स इन्होंने लगाया है, अगर कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद 1% बढ़ा दे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो 250 से 300 अरब रुपया है। और ये जो बैंक्स हैं इन्होंने बाकी सारे काम छोड़ दिए हैं। 60 से 70% ये कर्जे देती ही वफाकी हुकूमत को। इजी मनी है, पैसा दिया, शाम को गोल्फ खेला, तो ये अगर, और उन्होंने बेतहाशा पैसा बना भी लिया है। अगर हम सब सफर कर रहे हैं, सैलरीड क्लास सफर कर रही है, गरीब तबका सफर कर रहा है, बाकी लोग सफर कर रहे हैं, तो फिर इनका भी राइट है कि ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं जो फैटन हुई हैं ऑन आवर मनी, ठीक है, उनका कसूर नहीं है, वफाकी हुकूमत थी जिसको कर्जा चाहिए था, उन्होंने कर्जा दिया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट किया। तो अगर कुर्बानी देने की बात है, कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो कमर्शियल बैंकों को जिसने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया है और इजी मनी इन्होंने से पैसा बनाया है, इजी तरीके से पैसा बनाया, उनको ज्यादा कुर्बानी देनी चाहिए। वेलकम बैक जी। जुबैर मोतीवाला साहब, सुना आपने शहबाज राना साहब जो हैं वो इंटरनल डेट स्ट्रक्चरिंग के हवाले से क्या कह रहे हैं। मुझे ये बताएगा, इन्होंने आपके आने से कबल शहबाज ने कहा कि
बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको रिलीफ दिया है, और इससे ये हम कह सकते हैं कि ये इलेक्शन बजट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू IMF के साथ जो कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ रखी जाती हैं। और ये पहले भी बहुत कहा जाता है कि इलेक्शन से कबल इस किस्म के बजट आते हैं कि जिसमें कम से कम आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल मज़ीद लूज़ ना करें। तो आप भी इससे अग्री करेंगे? देखिए, बात यह है कि जब इलेक्शन से पहले कोई भी गवर्नमेंट बजट देती है ना, तो इलेक्शन को मद्देनजर तो जरूर रखती है ताकि जो कॉमन आदमी के जो प्रॉब्लम्स हो उनको रिजॉल्व कुछ हद तक हो सके। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं और आपकी जो है ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने एग्जॉस्ट हैं और इतनी प्रॉब्लम में है कि आप अगर देना भी चाहें इसको आप इलेक्शन बजट करके तो आप दे नहीं सकते। इसलिए कि आप देखें ना, आप अगर कॉमन आदमी की बात करते हैं तो उन्होंने 12% जो पीओएस था उसको 15% कर दिया, लेकिन डायरेक्टली कस्टमर जो आप अगर रिटेल में जो माल खरीदते हैं वो आपको 3% महंगा हो जाएगा। तो अगर ऐसा जो है ना, उन्होंने दोनों साइड्स को देखा है। लेकिन मैं समझता नहीं हूँ कि जो है ना, ये 2 महीने का बजट है, 1150 पीएसडीपी में अगर रखा है तो साल भर के लिए है, और अगर आपकी बाकी जितने भी इक़दामात हैं वो दैट टेल्स यू कि भी साल भर के लिए। लेकिन पाकिस्तान में जब नई हुकूमत आती है तो वो रिव्यू करती है और अपने हिसाब से उसको बजट देती है, मिनी बजट्स को कहें या कुछ और कहें। लेकिन ये तो आप हेल्प नहीं कर सकते। अगर आप जहां इसकी आज जो हमारी पोजीशन है इसमें ये कह रहे हैं कि बैंकों ने बहुत कमाया तो उसको दे देना चाहिए, आप अगर हेयर कट लेंगे बैंकें बैठ जाएंगी। मैं बैंकों की वकालत नहीं करता, आप इनकी बिल्कुल बात ठीक है कि विंडफॉल उनके पास बहुत ज्यादा आया है और उनको कोई विंडफॉल के ऊपर टैक्स लगना चाहिए था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक यूरोप में है कि आपका जो है ना ये एक विंडफॉल टैक्स लेती है गवर्नमेंट, कि अगर आपके पास कोई विंडफॉल आया है, वन टाइम आया है, तो उसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट 25-50% जो है ना उसके ऊपर टैक्स लगा देती है ताकि जो है ना वो उनका भी हो जाए, गवर्नमेंट भी चलती रहे। यहाँ आप बोरोइंग के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप बोरोइंग नहीं करते तो फिर आपकी तो आप चला नहीं सकते गवर्नमेंट। अच्छा, तो मुझे ये भी बताएगा कि जो एक्सपोर्ट्स का हदफ रखा गया है और जो आपने इनिशियली कहा भी जुबैर मोतीवाला साहब कि कुछ हमें ज़रूर रिलीफ दिया गया है, मज़ीद भी हो सकता था, तो आप समझते हैं कि ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है, ये हदफ भी रियलिस्टिक है और एक्सपोर्ट्स वहां तक पहुंच सकते हैं? देखिए, बात ये है कि जो रिलीफ दिया है ये एक्सपोर्ट के लिए नहीं, ये रिलीफ जो है ना जो आपके जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसके लिए, ठीक है जी, जो इम्पोर्टर्स हैं, जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स हैं और जिस तरह के लोग हैं। एक्सपोर्ट के लिए तो हमने 12 मीटिंग्स में भी कहा, आपके तवज्जुह में मैं कहता हूँ कि हमको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए। लेकिन एक बात जो हमें चाहिए कि जो आपने ले लिया है वापस, वो हमें वापस कर दें। उन्होंने क्या ले लिया है? उन्होंने रीजनल कॉम्पिटिटिव जो टैरिफ्स थे गैस के और बिजली के, उन्होंने विड्रॉ कर ली, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई। उन्होंने DLTL को फ्रीज कर दिया, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ गई। आपने इंटरेस्ट रेट को 6-7% से 24% कर दिया। फिर आपने जो है ना आपका रीफाइनेंस का रेट है उसको आपने जो है ना 6 से 18 कर दिया। All these factors are actually enhancing the cost of doing business and cost of exports. आपकी एक्सपोर्ट अगर आपने बढ़ानी है तो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी। वो ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर रिसेशन है इसलिए हुआ, तो दुनिया का रिसेशन सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। बांग्लादेश ने इसी दौरान $5 बिलियन का एक्सपोर्ट बढ़ाया है, तो हम इसको ये कह के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। हमको ये देखना चाहिए, और एक्सपोर्ट को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये ट्रेड अकाउंट डेफिसिट कैसे पूरा होगा? आपने 30 बिलियन का टारगेट रखा है, तो मेरे ख्याल इस दफा 27-28 होगा। अगर 30 का रखा है तो कोई ऑप्टिमिस्टिक टारगेट नहीं है। अगर उन्होंने वादा किया डार साहब ने कि इंशाल्लाह एक बजट के बाद हम बैठेंगे, उसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम इसको जो हमसे हो सकेगा हम वो करेंगे नए साल के अंदर। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला होगा। और आपका मुल्क का जो अगर कोई एक आप कहेंगे वन लाइनर के मुल्क कैसे जो है ना अपनी पटरी पे या उस तरफ कैसे चल सकता है, पटरी पे चढ़ना बहुत देर की बात है, लेकिन उस तरफ कैसे चल सकता है, वो है आपको एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट के लिए रियलिस्टिक सपोर्ट, नो सब्सिडीज। और अगर आप हमसे गैस की प्राइस में आप क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं, फर्टिलाइजर को जो आप कम टैरिफ देते हैं वो हमसे लेते हैं, और आप डोमेस्टिक को जो कम टैरिफ देते हैं हमसे लेते हैं, इसको बजट से कर दें और हमको एट कॉस्ट दे दें इलेक्ट्रिसिटी और जो है ना गैस, तो भी हमारे जो है मामला ठीक होंगे। मेरा ये ख्याल है कि उसके बाद हम बजट के बाद इसके ऊपर रिव्यू में जाएंगे और इंशाल्लाह ताला होगा। लेकिन अंडर द सर्कमस्टांसेस जो कोशिश हुई है, मेरा नहीं ख्याल है कि जो है ना मैं इसको
अच्छा अच्छा, आपके हवाले से एक बयान भी आ रहा था, आई डोंट नो आप इसकी तरदीद करेंगे, तायद करेंगे, जो बजट के हवाले से था कि जो सैलरीज बढ़ाई गई हैं या जो पेंशन्स जो हैं उसमें इजाफा किया गया है, इससे एक इजाफी बोझ आएगा और ये नहीं होना चाहिए। देखिए जी, मैंने ये कहा कि मैं ये समझ नहीं पा रहा किस तरह की मुश्किल सूरत हाल में जो है ना 35% का इजाफा, चले 1 से 16 तक का तो ठीक है, लेकिन 16 से 22 का 30% इजाफा ये सस्टेनेबल है या नहीं है, ये गवर्नमेंट को पता होगा, लेकिन मुझे ऑन द फेस ऑफ इट मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना ये 30% का इजाफा बहुत ज्यादा होगा। पेंशन में तो इजाफा उन्होंने ठीक किया है कि 17.5% किया है, पेंशनर जो है ना बड़ी तकलीफ में थे, महंगाई भी बहुत हो गई है, लेकिन ये जो इजाफा है मुझे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुझे इस पे जो है ना रिजर्वेशंस हैं, मैं समझता हूँ उसको देखना चाहिए कि इतना इजाफा की वजह क्या है और कब से नहीं बढ़ा और कैसे इन्होंने इतना बढ़ाया, वो देखना चाहिए। मोतीवाला साहब ये भी बताइएगा कि जो एक्सचेंज रेट के हवाले से डार साहब मुस्तकिल बात करते आए हैं, इकोनॉमिक सर्वे में भी उन्होंने की और बाद में भी उन्होंने ये कही कल भी कि इसको डीवैल्यूएशन की तरफ जब हम जाते हैं, एक विशिष्ट सर्कल है, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से महंगाई का इज्तिहाम और उसके बाद फिर इंटरेस्ट रेट्स आपको बढ़ाने पड़ते हैं, दे आर लाइक ऑल टाइम हाई राइट नाउ, और ये मजीद भी हाई हो सकते हैं क्योंकि अभी तो हमें पता ही नहीं है कि कहाँ जाकर ये रुपए जिसका फ्री फॉल चल रहा है वो कहाँ जाकर थमता है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बात यह है कि अगर आपने बजट की जो गिनती है, बजट के अंदर जो आपने डॉलर प्राइस 290, जब आपने 290 की प्राइस रखी है तो उसका मतलब ये है कि यू थिंक दिस वुड बी द प्राइस। डार साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। व्हेन यू गो टू डिवैल्यूएशन प्रॉब्लम्स और बढ़ते हैं। प्रॉब्लम इस तरह से बढ़ते हैं कि हम डेट बर्डन कंट्री हैं, हमारे को डेट देने का बहुत है। अगर आप रुपी टर्म्स में टैक्स लेते हैं और डॉलर टर्म्स में आप जो है ना बोरो करते हैं, अगर आपका 150 रुपए का डॉलर आज 300 का हो गया तो आपका डेट इन रुपी टर्म्स ऑटोमेटिकली डबल हो गया। वो ये बात कर रहे हैं, वो ये बात ठीक कर रहे हैं। दूसरा, वो हवाला भी दे रहे हैं उसका यूरोपियन किसी एजेंसी का कि उसने कैलकुलेट किया है कि पाकिस्तान की रियल वैल्यू 244 है, कि वो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। स्पेकुलेशन चल रही है, दैट नीड्स टू बी अरेस्टेड। ये स्पेकुलेशन को रुकना चाहिए और जो है ना अगर पाकिस्तान को चलना है तो डॉलर का भी रियलिस्टिक रेट होना चाहिए, एक्सपोर्ट्स को भी देखना चाहिए, होम रेमिटेंस को भी देखना चाहिए। मतलब देयर आर सो मेनी जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो है उसके अंदर आईटी को सपोर्ट फौरी तौर पर करना चाहिए, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना चाहिए, होम रेमिटेंसेस में हमने कोई मार्जिन देना चाहिए अदर देन बैंकिंग रेट, हमको उनको पैसे देने चाहिए। उस रेमिटेंसेस के हवाले से शहबाज राना ने बड़ी बात की है। जुबैर मोती, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ होंगे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। वेलकम बैक। माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं और आज जबकि पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें इसाक डार साहब ने कही तो डॉक्टर शाहिद से भी पूछ लेते हैं। शाहिद साहब, इसाक डार साहब कहते हैं मईशत में इस्तेहकाम आ गया है, बस अब शरह नमो हासिल करने के लिए सारा काम हो रहा है, यानी जो बजट पेश किया है और ये 3.5% का जो टारगेट रखा है जीडीपी का वो हासिल कर लिया जाएगा। पहले तो ये बताइएगा, आपको लगता है कि मईशत मुस्तहकम है, नंबर 1, एंड अब ये 3.5% अचीव करना बहुत आसान बात है? देखिए, 1988 से अब तक हम ये दावे कर रहे हैं कि हम मईशत को इस्तेहकाम दे चुके हैं और अब उसकी ग्रोथ होगी। आज तक तो ये नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। लेकिन बुनियादी इशू कुछ और है। बुनियादी इशू ये है कि पाकिस्तान को और उसकी मईशत को इस वक्त अपनी तारीख के जिन संगीन तरीन ख़तरात और जिन संगीन तरीन चैलेंजेस का सामना है, बजट में एक भी हिकमत अमली ऐसी नहीं है जिससे इसमें निपटने में मदद मिले। अलबत्ता कहीं कहीं इसमें इजाफा ज़रूर हो सकता है। नंबर 1, अच्छा, आइन जो मुतादिद बजट तजावीज़ हैं वो आइन पाकिस्तान की मुतादिद शिकों से बराह रास्त मुतसादिम हैं। चुनांचे पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इस बजट को मंजूर कर सके। बजट की बहुत सारी जो तजावीज़ हैं वो मुस्लिम लीग नून के मंशूर से बराह रास्त मुतसादिम हैं। अच्छा, इस बजट में जो टैक्सों की कैपेसिटी है उससे 7,000 अरब रुपया कम रखा गया है। चुनांचे तालीम, सेहत और तरक्याती अखराजात में बहुत कम रकूम रखी गई हैं। मगर जो तमाशा है वो ये है कि इसमें ये कहा गया है बजट में कि 656 अरब रुपया सूबे जो NFC अवार्ड के तहत मिलेगा
वो खर्च नहीं करेंगे उसमें से इतना 650 अरब रुपया, बल्कि फाजिल दिखाएंगे ताकि बजट खसारा कम हो, लेकिन सूबे वो रकम नहीं दिखा रहे, तो बजट पहले दिन ही अभी शुरू नहीं हुआ तो बेमानी हो गया। मगर इसका मकसद सिर्फ एक है इस बजट का, मैं आपको बता दूं, इसमें कोई ऐसी मुतनाज़ा चीज़ नहीं है जिससे IMF नाराज़ हो, इसलिए हुकूमत को ये तवक्को है कि पहली किस्त जो मिलनी है वो शायद मिल जाए, शायद उसके बाद कोई किस्त नहीं मिलेगी, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और अगले वाली साल में हम दोबारा उनके पास जाएंगे। ये हिकमत अमली है। नहीं तो और हुकूमत क्या करे डॉक्टर साहब, जबकि आप जानते हैं कि IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने के लिए सारे जतन कर दिए और बार बार हुकूमत ये कहती है कि हमने सारी शराइत भी पूरी कर दी, देयर इज़ नो वे आउट। और ये क्योंकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पाकिस्तान की मईशत के लिए ज़रूरी है, इसलिए इस बजट को हुकूमत कहती है कि हमने उस फ्रेमवर्क में रखा है, इन एन इकोनॉमिक रिफॉर्म फ्रेमवर्क रादर देन इलेक्शन फ्रेंडली। पहली बात तो यह है कि यह कहना गलत है। मैं आपको रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ कि हमने उनकी शराइत पूरी कर दी है, हमने बार बार उनको तोड़ा है, मगर मैं तो कह रहा हूँ इनका मकसद ये कि पहली किस्त ले लें और उसके बाद इस प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे। मैं खुद बाकी दो नहीं लेंगे और अगले माली साल में नया बड़ा लेंगे कोई $7.5 अरब डॉलर का। ये हिकमत अमली है। अच्छा। और मैं आज आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, कोई भी हुकूमत हो, ये हो या अगली हो, इस बजट में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी, इसलिए इसको ज़्यादा संजीदगी से लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बड़े पैमाने पे तब्दीलियां होने से क्या मुराद है? क्योंकि लोग तो मौजूदा बजट के हवाले से ही, जो अवाम है पाकिस्तान के, वो ज़ाहिर है परेशान हैं। न सिर्फ वो जो कि अब पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, चलिए उनको तो आप फिर भी एक सिक्योरिटी नेट में ले आते हैं, सोशल सिक्योरिटी नेट में, लेकिन जो मुतवसत तबका है वो कहता है महंगाई का इज़्दिहाम है। खुद डार साहब ने कहा कि अगले साल 21% तक महंगाई की शरह रहेगी। तो ऐसे में आप जब कहते हैं कि ये तब्दील हो जाएगा तो अच्छे के लिए होगा या मज़ीद सख्तियों के लिए होगा? मज़ीद सख्तियों के लिए होगा, इसमें किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इजाज़त दें मैं 2-3 बातें जो बताना चाह रहा हूँ वो बता दें। नंबर एक एतबार का ऐसा संगीन बहरान है, वो ये है कि बजट तकरीर में ये जो प्रिंटेड है वो ये है कि जो मुल्क 2017 में 24वीं बड़ी मईशत था, अब वो 47वें नंबर पर आ गया। ये इससे पहले उन्होंने 3-4 दफ़े कहा और 5-6 दफ़े मैंने कहा है टीवी प्रोग्राम्स में। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का जो था वो एक्चुअली 41वें नंबर पर था, वो 47वें पर आ गया। किसी बाहर ने, किसी सियासतदान ने, किसी पार्टी ने, किसी मीडिया जर्नलिस्ट ने इसको चैलेंज नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूँ ये बात बिल्कुल गलत है कि 21 से 47 पर आया है, ये 41 से 47 पर आया है। नंबर एक। अच्छा। नंबर दो, इससे भी अहम बात, ये बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है कि इसमें ये कहा गया है कि प्राइस वाटर हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोजेक्शंस के मुताबिक 2030 तक पाकिस्तान G20 का मेंबर बनने वाला था, यानी दुनिया की 20वीं बड़ी मईशत। जी, ये बात पहले तो प्राइस वाटर हाउस ने कभी ये नहीं कहा, ये पता नहीं कहाँ से उन्होंने पढ़ लिया है। मैं कह रहा हूँ ये नहीं कहा उन्होंने, और ना वो कह सकते हैं, इसलिए कि आप प्राइस वाटर हाउस की पूरी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है। जब आप 41वें नंबर पर हैं, और अब मैं आपको बता दूँ कम से कम कई ममालिक, 20 ममालिक आपसे आगे हैं, वो नहीं है मेंबर, तो आप कैसे बन जाएंगे? मैं आपको हांगकॉन्ग, सिंगापुर, उसके बाद फिलिपाइन, थाईलैंड, मुत्तहिदा अरब इमारात, इसराइल, ये वो ममालिक हैं जो हमसे बहुत आगे थे और हैं। वो नहीं मेंबर बन रहे क्योंकि आप 41वें नंबर पर थे, तो आपका 20वें पे आने चांस नहीं था। ये दोनों बातें गलत हैं। इसकी जिम्मेदारी मेरी है कि जो मैंने कहा, लेकिन कोई आदमी इस पर एतराज़ नहीं कर रहा कि भाई 24 से 47 पर आए तो PTI वाले क्यों खामोश है? जो चार्जशीट तो उनको है। दूसरी बात बहुत अहम है, इससे भी ज़्यादा, इस बजट में पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में रखा गया है कि जो आपने बरामदात का हदफ कम है और रेमिटेंसेस का ज्यादा है। सही। ये आग से खेलना, पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डालना। मैं अब आपको बता, ये चीज़ रिकॉर्ड पर है, ये तस्लीम शुदा है, हुकूमतों ने भी तस्लीम की है जो मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने कम से कम 5 दर्जन मरतबा ये बात कहा है। देखिए, होता यह है कि हुंडी का पैसा, चोरी का पैसा जो है, वो रिश्वत का पैसा, वो हुंडी हवाले के ज़रिए बाहर जाता है, सबने तस्लीम किया। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान रेमिटेंसेस की शक्ल में आता है, जिसको आप कारकुनों की तरसीलात कह रहे हैं, 60% जो है वो कारकुनों की नहीं होती, वो होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) के साथ कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। तो उसमें हर $1 लाख की चीटी के ऊपर 25 लाख का टैक्सों का नुकसान होता है, और ये पैसा फिर बाहर चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया था कि एक साल में $20 अरब की तरसीलात पाकिस्तान आई,
उसी साल लोगों ने चोरी के पैसे से, जायज़ पैसे से डॉलर खरीदे, अच्छा, फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा किया और वो पैसा चला गया, वो है 15 अरब डॉलर। तो मैं यही बात कह रहा था कि आप ये पहले तो ये कानून तब्दील करें कि जो आदमी जो है बाहर पैसा भेजना चाहता है मार्केट से डॉलर खरीद के, सिवाय इलाज मुआवजे के और तालीम के नहीं भेज सकता, वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। अब आपने जो ड्रामा इस वक्त क्रिएट किया है वो ये किया कि जब हमने शोर मचाया था तो ये तय हुआ था कि ओके 50 लाख से ऊपर जो है उस पर हम तहकीकात करने का मजाज होगा स्टेट बैंक, सही, कि इसलिए अब उसको रकम को 3 करोड़ कर दिया। तो आप तो आग से खेल रहे हैं। अच्छा, इसलिए कि वो FATF हमें गर्दन से पकड़ लेगा। एक मिसाल आपको मैं दे दूं, जब $100 का GDP होता है, $100 का, भारत एक्सपोर्ट करता है $21, हम करते हैं $9, यानी हमसे 2.5 गुना ज्यादा। लेकिन जब रेमिटेंसेस का आता है तो भारत $100 पे करता है $3 और हम करते हैं $9। हम यहाँ 3 गुना ज्यादा हैं। अब आप उसको और बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो रेमिटेंसेस, महंगाई भी बढ़ेगी, तो ये तो उल्टा कर रहे हैं ना आप। तो तीसरी बात मैं आपको अगर ये बताऊं कि विदहोल्डिंग टैक्स लगाया इन्होंने नॉन फाइलर्स पर। जी, एक मिनट जरा, अब मुझे सवाल भी तो करने देना डॉक्टर साहब। मैंने आपकी बात सुन ली, मैं जरा विदहोल्डिंग टैक्स पे आ रही हूँ, क्योंकि आज डारसा पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस के अंदर काफी नाराज हुए जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि ये हदफ आप कैसे हासिल करेंगे जो FBR का आपने रखा है, टैक्स कलेक्शन का 9,200 अरब का। लेकिन जाहिर है कि क्योंकि जब इसको आप ज़रा गौर से पढ़ें तो ये कहाँ से कलेक्शन होगी। फिर विद होल्डिंग के हवाले से उनसे सवाल भी पूछे गए हैं कि ये कौन सा तरीका है और वैसे ये किस मुल्क में होता है कि आप विद होल्डिंग की शरह को बढ़ाते जाएं लेकिन नॉन फाइलर्स को आप इस पूरे टैक्स नेट में लाने के लिए और कोई तरीका नहीं है? नहीं, मुझे तो इसी पर एतराज़ है ना। देखिए, आप मेरी गुजारिश सुन लें ना। पहले हुआ ये था कि एक साहब, खातून खाना है, कोई भी साहब है, उनके पास 20 लाख रुपए है, उस पर उनको जो है 3-4 लाख रुपए मुनाफा मिल गया बैंकों से। कानून के तहत उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देनी, ना इनकम टैक्स देना है। आप उनको नॉन फाइलर कह के, उनकी इज्जत नफ्स को मजरू करके, उनको जलील करके ये कह रहे हैं कि ये हम आपसे विदहोल्डिंग टैक्स लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब वो 6 लाख रुपए सालाना से कम आमदनी है, आपके पास क्या इख्तियार है उसको नॉन फाइलर कहना, उसको जलील करना और फिर उस पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाना? पहला तो ये सवाल है। वो नॉन फाइलर नहीं है। नॉन फाइलर तो वो होता है जिसकी आमदनी ज़्यादा हो, लेकिन आपने तो कोई शर्त नहीं रखी। वो मैंने जैसे बताया। एक और बात बता, 9 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में, 9 करोड़ लोग जिनके पास मोबाइल हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, हाउस वाइफ्स हैं, मासियाँ हैं। 9 करोड़ लोग हैं जिनकी आमदनी टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, आप उनसे 15% टैक्स ले लेते हैं, एडवांस टैक्स। मुझसे जब लेते हैं तो मैं तो इनकम टैक्स रिटर्न देता हूँ, मुझे वो पैसा वापस मिल जाता है। 9 करोड़ लोगों से आप 15% एडवांस टैक्स ले रहे हैं। वो बेचारे मासूम रिफंड नहीं ले सकते क्योंकि वो तो इनकम टैक्स पेयर है, नहीं आते। ठीक है, दे आर नॉट टैक्सेबल इनकम नहीं है उनकी। जुल्म है जो हो रहा है, जिसको रोकना है। तो ये टैक्स की हद वसूली की बात है। वो तो आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे। पेट्रोलियम लेवी आपने जो है अभी देखा 60 रुपये कर दिया, जो कि भत्ता है। किसी ज़माने में मैं आपको एक जुमला बता दूं, 2003 में ये कहा गया था कि टैक्स की चोरी रोकेंगे तो जो GST है वो 15 से 5 पर आ जाएगा और पेट्रोलियम लेवी जो चंद रुपए था वो 0 हो जाएगा। अब क्या हुआ, वो 15 से 18 आ गया। वो जो आपका वो था पेट्रोलियम लेवी 60 पर आ गया और टैक्स GDP गिर गया। तो ये तो उल्टा सफ़र कर रहे हैं आप। ये मईशत को कमज़ोर करके, पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे में डाल के, अगले दफ़े जब आप IMF के पास जाएंगे 7.5 अरब या उससे ज़्यादा के लिए अगले साल, तो फिर जो अमेरिका की शराइत होंगी, जो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ होंगी, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ होंगी, पाकिस्तान की सरहदों पर रद्द-बदल के ख़िलाफ़ होंगी, तब आप क्या करेंगे? अभी तो आप कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट। वो जब वक्त आएगा तब क्या करेंगे, ये आज सोचना है। उसका वाहिद हल ये है, ये बजट मुस्तरद हो और इंतखाबात से पहले वो कानूनी इस्लाहत कर दी जाएं टैक्सों के लिए, वरना खुदकशी या ये कानूनी इस्लाहत तीसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। अगर कोई साहब बताते हैं तो बात कर लें हमसे। थैंक यू सो मच शाहिद हसन सिद्दीकी साहब पार्टिसिपेट करने के लिए। अब वक्त ख़त्म होता है, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में कल हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।